वो तो सबको आ गए थे। बोलो वो 3 रोल सबको आ गए थे बेटा। यस सर। अब आज हमें जो पढ़ना है ना, वो ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आप बोलोगे कि सर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे हुआ? तो फर्स्ट चैप्टर में से जो हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज होता है ना, वो एंट्रेंस एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है। चाहे आप JEE का एग्जाम दो, चाहे नीट का एग्जाम दो, क्योंकि गुजकेट के एग्जाम में यूज नहीं होता है। आपको पता है गुजकेट के एग्जाम में तो सिर्फ 12th का ही आता है, बट जब हम नीट और JEE देते हैं उसमें तो हमें दोनों का सिलेबस आता है, 11 प्लस 12 का। चलो एंटर हो गए सब? हाँ हो गया। हाँ, तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो साइंटिस्ट का नेम है एवोगैड्रो, बराबर। मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ क्या लिखा है उसके साथ में हमें कोई मतलब नहीं है। एवोगैड्रो ने एग्जैक्ट 1 मिनट, बेटा 12:30 का लेक्चर होता है, तो एटलीस्ट 12:32 तक तो ज्वाइन हो जाओ बेटा। आप 6-7 मिनट ऐसे ही वो कर देते हो, बराबर। तो टाइम टू टाइम ज्वाइंट हो जाओ बेटा, नहीं तो सबको दिक्कत होता है ना। अब आप 10 मिनट लेट ज्वाइंट होंगे, 15 मिनट लेट ज्वाइंट होंगे, तो उतना टाइम तो हमारा पढ़ने का चला जाएगा, बराबर। तो जो भी लेट ज्वाइन होता है वो याद रखना बेटा, 12:30 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 12:32 तक हमें ज्वाइंट हो ही जाना है। तो अब एवोगैड्रो का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? देखो अभी भी 2 लोग ज्वाइंट हो रहे हैं यार। पंचाल जय, जय ज्वाइंट हो गया बेटा? हाँ, तो एवोगैड्रो में एग्जैक्टली क्या होता है? तो यहां पे मैंने लिखा सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम of different gases, volume of different gases। फिर से एक बार, मैंने क्या किया, टेम्परेचर सेम ले लिया, प्रेशर सेम लिया, वॉल्यूम सेम लिया। अगर मेरे गैस डिफरेंट होंगे फिर भी उसमें जो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होंगे, फिर से एक बार, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स वो कैसे रहेंगे? सेम। क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करूंगा, प्रेशर चेंज नहीं करूंगा, वॉल्यूम चेंज नहीं करूंगा, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो जो मेरा सब्सटेंट होगा, वो जो मेरा कंपाउंड होगा, उसके नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। लाइक मैंने आगे आपको एक सेंटेंस पढ़ाया था कि 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा था ये है। यस सर। यस सर। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा है एवोगैड्रो नंबर। ये मेरा क्या है? एवोगैड्रो नंबर। सपोज यहाँ पे मैंने 1 मोल ले लिया H2, अगर मैंने उसकी जगह पे लिखा है N2, अगर मैंने उसकी जगह पे लिखा CO2, अगर उसकी जगह पे मैंने लिख दिया H2O, तो सभी का वैल्यू एक जैसा क्यों होगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, द नंबर ऑफ मोलेक्यूल प्रेजेंट कैसे होंगे? सेम। उसको हम कैसे लिखेंगे? तो एवोगैड्रो नंबर से लिखेंगे। अब सबको पता है कि हम जो प्रिपेयर करते हैं या तो वो डायटोमिक होता है या तो पॉलीएटॉमिक होता है।
चलो कोई मुझे बताएगा डायटोमिक का मतलब क्या होता है? सर Two atoms in a molecule. 100%। अगर मैंने यहाँ पे लिखा डाई हाइड्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस, डाई ऑक्सीजन गैस, इट मीन्स टू एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म, तो वहां पे मैंने टू को अटैच किया तो वो मेरा डाई एटॉमिक हो गया। बट सपोज मैंने मोर देन टू अटैच किए होते, पोली का मतलब क्या होता है? तो 10th में आपने एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ा होगा, बराबर। पॉलीमर का मतलब क्या? लॉट्स ऑफ मोनोमर कंबाइंड विथ ईच अदर बाय केमिकल रिएक्शन। लाइक अगर मुझे पॉलीथीन प्रिपेयर करना है तो उसमें इथीन के मॉलिक्यूल होंगे, अगर मुझे पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो उसमें विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल होंगे। मतलब अगर दो कंबाइन होते तो वो मेरा हो जाएगा डायटोमिक, और दो से ज्यादा होंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? पॉलीएटॉमिक। Yes, sir. यस सर तो पूरे एवोगैड्रो का मतलब निकलता है सिर्फ एक ही सेंटेंस, अगर मेरा टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स वो भी कैसे हो जाएंगे? सेम। Yes, यस sir. सर Yes, sir. यही तो लिखा है, देखो Avogadro proposed that equal volume of all gases at the same temperature and pressure equal number of molecules। मतलब अगर मेरा टेम्परेचर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोलेक्यूल होंगे वो भी कैसे होंगे? सेम। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लिखा है between atoms and molecule which is quite unstable in present times। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा कि 1 मोल डाइहाइड्रोजन, तो उसमें कितने प्रेजेंट हो गए? तो एवोगैड्रो नंबर जितने। 1 मोल डाइनाइट्रोजन तो एवोगैड्रो नंबर जितने। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो एवोगैड्रो नंबर जितने। मतलब 1 मोल ऐसा बोला तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, क्योंकि कुछ कुछ सब्सटेंस हम प्रिपेयर करेंगे एटम से, कुछ प्रिपेयर होगा मोलेक्यूल से, कुछ प्रिपेयर होगा आयन से। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मोल NaCl, तो इसमें तो क्या प्रेजेंट होगा? आयन प्रेजेंट होगा। बोलो यस NaCl में तो आयन होगा। तो अब मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि मोलेक्यूल, आयन, एटम प्रेजेंट इन अ 1 मोल सब्सटेंस, तो मुझे वो देखना है कि अगर कोई सब्सटेंस एटम से प्रिपेयर होता है तो एवोगैड्रो नंबर जितने एटम होंगे, अगर मोलेक्यूल से फॉर्म होता है तो एवोगैड्रो नंबर जितने मोलेक्यूल होंगे, और अगर उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने आयन लिया तो बोलो हाँ Avogadro number जितना एवोगैड्रो आया नंबर जितने आए क्लियर। तो वही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, देखो कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। चलो तो इसका मतलब क्या होता है? तो आगे मैंने आपको पढ़ाया ही है कि डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ डाइऑक्सीजन। याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? किसी को याद है रिएक्शन हमने कैसे लिखा था? बोलो। H2 plus H2 plus half O2. half O2 gives हाफ O2, H2O. हाफ O2 गिव्स H2O। H2O। तो H2O। यहाँ पे क्या हुआ? इसका मैंने लिया 2 वॉल्यूम, इसका मैंने लिया 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम। याद करो मैंने इसका लिखा था 100 ml, 100 ml, 50 ml, 100 100 ml। हो गया मेरा कि डाइहाइड्रोजन 2 वॉल्यूम कंबाइंड विथ डाइऑक्सीजन 1 वॉल्यूम, तो कन्वर्ट इनटू 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। चला पता? Yes, sir. कहाँ से मैंने Yes, 2 1 से 2 Yes, sir. प्रिपेयर किया?
क्योंकि 100 मिली के साथ में रिएक्शन हुआ था 50 मिली का, और लास्ट में मैंने एक सेंटेंस लिखा था, बराबर। कौन सा सेंटेंस था? 2:1 का रेशियो था, याद आया? 2:1 का Yes, रेशियो। sir. Yes, sir. Yes, sir. कि मैंने वो एग्जांपल लिखा, देखो, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, वी सी दैट 2 वॉल्यूम of a dihydrogen combined with 1 volume of dioxygen to gives 2 volume of water. चला पता है? Yes. Yes, sir. हाँ, चिपक गया वीडियो? No, sir. No, sir. हाँ, देखना बेटा, कल जैसा ही आज थोड़ा बहुत है, वैसे तो आएगा, ऐसा जाएगा नहीं, पर बीच बीच में ऐसा होता है ना, तो आप लोग बोलते रहना बेटा, बराबर ना। अगर चिपक जाता है या तो आवाज क्लियर नहीं आती है ना, वो क्या है, हम 1 वीक तक लेक्चर लेंगे ना, तो हर रोज ऐसा नहीं होगा, बराबर। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में चिपक जाए, तो अगर कोई चीज हमारी छूट जाती है तो हमें तुरंत बता देना है कि सर ऐसा हो गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ सबका क्लियर? सर बोलो। एवोगैड्रो Yes, लॉ sir. पता नहीं चला। क्या हुआ बेटा? Yes, sir. सर एवोगैड्रो लॉ पता नहीं चला। मैंने बोला ना बेटा कि अगर मेरा सेम टेम्परेचर होगा, सेम प्रेशर होगा, सेम वॉल्यूम होगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोलेक्यूल होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे? सेम। क्योंकि मेरा गैस चेंज होता है, बट ना तो टेम्परेचर चेंज होता है, ना तो प्रेशर चेंज होता है, ना तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो हमने पढ़ा था, मोल हमने ऐसा यूनिट किसके लिए लिया था? बोलो, मोल किसके लिए लिया था? Amount of substance. Amount of substance. 100%। मेरा सब्सटेंस चेंज हो गया, बट उसका अमाउंट तो सेम रहा ना, Yes, sir. समझे? Yes, sir. क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम सेम है, तो उसका मतलब अगर मेरा वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल चेंज हो गए, बट मेरा वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल चेंज नहीं होंगे ना बेटा। सर मतलब Yes, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ये तीन चीजें सेम कर देते तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते। हाँ, अगर वॉल्यूम सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल सेम होंगे। अगर मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन तो 6.02 × 10⁻23 ही प्रेजेंट हो गए, उतने ही 1 मोल CO2 में प्रेजेंट हो गए, उतने ही 1 मोल N2 में प्रेजेंट हो गए। क्लियर? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब ये सेंटेंस की मुझे सर। कोई जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। सर इन शॉर्ट मतलब तीनों का तीनों सेम रहेंगे तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 चीज चेंज नहीं होगी तो मोलेक्यूल भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. चलो, अब उसमें मैंने जो बोला वही चीजें है, देखो कि Avogadro could explain the about result by considering the molecule to be polyatomic. If हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा तो वो डायटोमिक होगा। सबको पता है कि पोलीएटोमिक, डायटोमिक। अगर मैंने 1 मोल ऐसा बोला तो 1 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे? 6.022 multiplied by 23। क्लियर? वही चीज लिखी है, देखो, द अबव रिजल्ट आर इजीली अंडरस्टेबल। अगर मुझे उसको अंडरस्टैंड करना है तो सिर्फ मुझे एक ही चीज याद रखनी है। कौन सी चीज? सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंट गैसेस, द नंबर ऑफ मोलेक्यूल इक्वल प्रेजेंट इन ऑल। अगर वो डायटोमिक होगा तो भी एवोगैड्रो नंबर जैसे होगा, और पॉलीएटॉमिक होगा तो भी कैसा होगा? एवोगैड्रो नंबर जितना है। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मैं एक आपको शॉर्टकट देता हूं। अब आप सोचोगे शॉर्टकट का मतलब क्या? अगर मुझे कोई एग्जांपल सॉल्व करना है, अगर वो MCQ के फॉर्म में है, तो आपको उतना तो पता है कि MCQ के लिए 1 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बराबर।
तो अभी मैंने आपको बताया, चलो 1 मोल, तो 1 मोल में एटम कितने प्रेजेंट होते हैं? 6.022 0.02 to 10 10 to to the power 23. 22 into 10 to 23। ये मेरे मोलेक्यूल्स भी हो सकते हैं, बराबर, या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है, आयंस। Yes, बोला sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मैंने लिखा उसका मास कितना होगा, तो ग्राम मोलेक्यूल जितना, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बराबर। इसके बाद वाला टॉपिक मुझे वही पढ़ना है। उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम मेरा होगा एसटीपी पे। तो अब मुझे एसटीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एस का मतलब स्टैंडर्ड, टी का मतलब टेम्परेचर, एंड पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर। Yes, बोला sir. Yes. तो उसका मतलब, अगर मुझे कोई एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, अगर मुझे मोल पता चल गए, तो मोल से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मोलेक्यूल। Yes, sir. Yes, sir. मुझे मोल पता है, तो उससे मैं उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि भाई 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो इतने मोल का कितना। उसका मैं वेट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो उसका मतलब ये सभी का है ना, रिलेशन कैसा होगा, इक्वल होगा। Yes. Yes. से मोलेक्यूल ला सकते हैं, मोल से वॉल्यूम ला सकते हैं, मोल से वेट ला सकते हैं। तो उसका मतलब एवोगैड्रो, अगर मुझे रूल्स नहीं पता है, सिर्फ इतना पता होगा ना, तो इससे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो मैं आपको पीछे सॉल्व करवाऊंगा कि भाई इतना वेट है तो उसका एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, उसमें मोलेक्यूल्स कितने प्रेजेंट हो गए, उसमें आयंस कितने प्रेजेंट हो गए। क्लियर? तो ये Yes, Yes, sir. sir. बाद में मुझे ये लिखना है, ये उसका शॉर्टकट है। तो फिर से एक बार बोलो, एवोगैड्रो रूल्स में हमने क्या लिखा है? 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms, Equal to gram molecules, or molecule ions. equals to हाँ, अगर 22.4 मुझे liter. सेंटेंस में लिखना है तो एट द सेम टेम्परेचर सेम Same प्रेशर, pressure, बोलो same And same volume, all volume. gases, Same volume. different different gases, molecules, Contain Different same number gases. of atoms, molecules, and ions. equal. हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उसमें प्रेजेंट हो गए वो सेम हो गए। लाइक डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन गैस कन्वर्ट इनटू वाटर मॉलिक्यूल, the 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen gives 2 volume of water molecule। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ तक मेरा खत्म हो गया। ये एटम डायएटॉमिक के लिए भी एप्लीकेबल है और पॉली एटॉमिक के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर? Yes, sir. क्लियर ना बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. अब उसके बाद में ये जितना भी दिया है ना, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि ये आगे जाके हमें ये सब पढ़ना है। तो एवोगैड्रो में मुझे जो चीज याद रखनी है, सभी का मैंने एक शॉर्टकट मेथड आपको बता दिया। क्या? ये अगर मुझे इतना पता है तो समझ लो मेरा एवोगैड्रो खत्म हो गया। क्लियर? सर आपने वो ऊपर क्या लिखा है, KANDA? Yes, sir. कड़क रेस्टोरेंट, जो आप अभी तक IMP ऐसा लिख रहे थे ना, उसकी जगह पे मैं लिखता हूं कड़क रेस्टोरेंट। मतलब जब भी हम पढ़ेंगे जहां पे कड़क रेस्टोरेंट लिखा है, वो चीज हमें दिमाग में याद रखनी है। समझ रहे हो? Yes, sir. Sir. क्लियर ना? Yes, sir. चलो, अब ये थियरी फर्स्ट एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा। आप अगर मेरे स्कूल में पढ़ रहे हो, या तो मेरे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, या तो कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ये थियरी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, बराबर। यहाँ में IMP या तो कड़क रेस्टुएल लिख दो। Yes, sir. चलो, मैंने ये थियरी आपको Yes, sir. पढ़ा दिया है, बोलो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये थियरी मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है? Atomic. Atomic. तो मतलब मुझे एटम के बारे में तो लिखना है। चलो, सबको पता है एटम कैसा है, इनविजिबल। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, इनविजिबल है। Yes, sir. Yes, sir. अब जितना भी छोटा होगा उसके पास वेट और वॉल्यूम तो होगा ही। Yes, sir. Yes. One atom, all elements equal. One elements, all atom properties equal, but Yes, sir. different from other. Yes, सबको sir. पता है कि एटम हमें दिखता नहीं है तो इनविजिबल होता है। सेकंड नंबर में क्या होता है तो उसके पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है। थर्ड नंबर में क्या होता है तो अगर मुझे ब्लैक चीज प्रिपेयर करनी है तो ब्लैक एटम चाहिए, व्हाइट चीज प्रिपेयर करनी है तो व्हाइट एटम चाहिए। मतलब ब्लैक वाले व्हाइट से डिफरेंट हो गए जो हमने आगे पढ़ा ही है। अब वन टाइप ऑफ एटम कंबाइन विथ ईच अदर तो क्या फॉर्म करेगा? एलिमेंट। Element. और टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप कंबाइन विथ ईच अदर तो उसमें जो रेशियो होगा वो तो सिंपल होल नंबर होगा। वो भी हमने आगे पढ़ा है कि जब एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं तो हमारा जो नंबर होता है वो कैसा होता है? सिंपल होल नंबर। Sir. तो यही चीजें तो मुझे लिखनी है। बोलो, एटॉमिक थियरी भी आपको पता है, देखो Yes, sir. वही लिखा है कि मैटर इज कंपोज स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एटोमियो। एटोमियो नहीं लिखा है, उन लोगों ने गलती से यहाँ ये लिख दिया है। ये रियल में क्या है? एटोमियो। हाँ, तो पढ़ने के टाइम पे ऐसा मत पढ़ना ये डॉटोमियो, एटोमियो। एटम का मतलब क्या होता है? एटम हमारा ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है इनविजिबल पार्टिकल, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं बेटा? एटम। Atom. क्लियर? Yes, sir. सर चलो, हाँ बोलो। सर केमिस्ट्री की बोलो। कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो उनका जो नाम है वो लैटिन या फिर ग्रीक में क्यों होता है? हाँ, मतलब- वो साइंटिस्ट ने सर्च किया तो उसी का नेम लिखेंगे ना बेटा। जितने भी रूल्स है उसमें कोई इंडियन साइंटिस्ट है ही नहीं। अगर यहाँ का कोई रूल्स होता तो तुम ऐसा नहीं बोलते कि शांतिलाल का नियम है, राधा बहन का नियम, सुमित्रा बहन का नियम। अगर इंडिया में फाउंड होता है तो लैंग्वेज हमारी होगी, बट अगर रशियन में होता है तो वो अपनी लैंग्वेज में ही वो लोग नेम देंगे ना, फिर उसका मीनिंग हमें अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट है या तो ग्रीक के है या तो रशियन है या तो अमेरिकन साइंटिस्ट। इंडिया वालों को सिर्फ एक ही चीज में मजा आता है, बोलो कौन सी चीज में? बोलो। अला खा पी के मस्त रहने का। इंडिया वाले क्या करते हैं? खा पी के मस्त नहीं रहते। आप हाँ, बोलो ना, सर। इंडिया वाले क्या? हाँ, तो फिर हम लोगों के पास कहाँ टाइम है कि एलिमेंट के बारे में रिसर्च करें, है ना। चलो, तो उसी में कंटिन्यू। उसने क्या दिया तो मैंने अभी जो बोला वही चीजें लिखी है, देखो। मैटर कंसिस्ट इन विजिबल एटम। बोला। Yes, sir. सर All atoms of a given elements have identical properties. Atom Yes, of sir. different element, different mass. तो मैंने बोला कि ब्लैक कलर में सब ब्लैक होते हैं तो उसका प्रॉपर्टी एक जैसा होता है। अगर मेरा एलिमेंट चेंज हो गया तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखा? इनविजिबल पार्टिकल। सेकंड में वन एलिमेंट ऑल पार्टिकल इक्वल बट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? डिफरेंट। Yes, sir. Yes, sir. चलो, थर्ड नंबर वाला भी आपको पता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। Yes, sir. और Yes. लास्ट वाला तो सबको पता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। yes. देखो वही लिखा है
कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व of atom, these are neither created nor destroyed in chemical reaction. मतलब जितने भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता रहता है, बराबर। वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो अगर मुझे डाल्टन एटॉमिक थियरी लिखनी है तो 4 सेंटेंस मुझे आने चाहिए। कौन से 4 सेंटेंस आने चाहिए, बोलो। Sir, matter consists Matter consists of of indivisible particles. atoms. It not be created Invisible nor be atom, destroyed. second Atoms number of a में given not be element. created nor be, हाँ, फिर उसके बाद में all atom of a Atoms of given element have same properties. but other से कैसा होगा, different। Different. Yes, sir. और एक दूसरे के साथ में combine कैसे होता है, Fixed ratio. ratio. क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो Sir, एटॉमिक थियरी का मतलब एटम के बारे में जितना भी हम पढ़े हैं वो सब लिखना, उसका मतलब एटॉमिक थियरी। क्लियर। Yes, sir. sir, Yes, sir. थर्ड वाला समझा। कौन सा बेटा? थर्ड नंबर। तो हमने अभी तो बोला लाइक मैंने H2O प्रिपेयर किया तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कैसा होता है? 2:1. तो यहाँ लिखा तो है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। क्लियर। Yes, sir. हाँ, उसका जो रेशियो होता है वो तो फिक्स ही होता है ना बेटा। जैसे कि H2O में 2:1 तो मतलब 2:1 ही होगा, आप कहीं पे भी चले जाओ रेशियो 2:1 का ही आएगा। क्लियर बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो सर जो अब मतलब अपनी प्रॉपर्टीज रिमूव कर दे वो उसे ही कंपाउंड बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, वही चीज वापस लिखी है इन लोगों ने। देखो क्या लिखा है कि Dalton's theory could explain the law of chemical combustion, however it could not explain the law of gaseous volume, not provide the reason for combining of atom। मतलब मुझे ये 3 चीजें उससे पता नहीं चलती है। कौन सा लो मैं उससे क्लियर कर सकता हूँ, बोलो। केमिकल कॉम्बिनेशन का पता चल सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन गिव्स वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वी नो कि 2 हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 ऑक्सीजन, मतलब कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो डाल्टन से पता चल जाएगा फिक्स रेशियो से। बोलो। Yes, sir. बट यहाँ पे क्या लिखा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस लॉ मुझे इससे पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 मिली लिया, यहाँ पे मैंने 50 मिली लिया, तो मेरा प्रिपेयर कितना हुआ? 100 ml. रियल में कंबाइन होके कितना होना चाहिए? 150। 150 ml। तो ये मुझे डाल्टन से पता नहीं चलता है, बराबर। ये मुझे कहां से पता चलता है? तो गैसियस Gaseous वॉल्यूम से, volume. बराबर। क्लियर। Yes, लिखा है देखो, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम विच वाज आंसर लेटर बाय अदर साइंटिस्ट। बराबर। जितने भी हमारे केमिस्ट्री में साइंटिस्ट है ना बेटा, उसमें से 90% साइंटिस्ट कैसे है मालूम है? किसी ने एक लॉ दिया, जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया, उसका लिमिटेशन आया, तो लिमिटेशन को क्लियर करने के लिए सेकंड लॉ आया, उसको क्लियर करने के लिए थर्ड लॉ आया। तो ऐसा साइंस में नहीं होता है कि एक ही लॉ से हमें सब पता चल जाता है। समझ रहे हो? Yes, sir. सर बोलो। अगर किसी मतलब एलिमेंट का या फिर एटम का मतलब वॉल्यूम अलग हो, मतलब 100 ना हो 70 और ऐसा हो, तो उसका क्या आएगा फिर रिएक्शन? जितना कम होगा ना, कम होगा वो रिएक्शन करेगा। जैसे कि 70 के साथ में मैंने 30 लिया तो दोनों का 30-30 मिक्स होकर 60 प्रिपेयर होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, बराबर। सर तो डाल। ओके सर, हाँ, बोलो। पता चल गया। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर, अगर इसमें हमें क्वेश्चन पूछे 2 मार्क्स में हाँ, तो कितना आंसर, ये मुझे लिखना है, मतलब कौन से पॉइंट्स लिखने हैं? ये 4 पॉइंट और लास्ट में ये। इससे मुझे क्या पता चला? तो केमिकल कॉम्बिनेशन का पता चला,
बट लो ऑफ गैसियस वॉल्यूम एक्सप्लेन नहीं Yes, हुआ। sir. क्लियर? Yes, sir. 2 मार्क्स में आता है तो 4 पॉइंट लिखने हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ वो लिखना है। क्लियर? यस सर। बोलो सबका Yes, क्लियर sir. बेटा? 3-4 Yes, लोगों teacher. की ही आवाज आ रही है। यस टीचर। हाँ, Yes, ऐसा क्यों करते हो? Yes, हाँ, चलो अब उसके बाद में एटॉमिक मास, ये मुझे थियरी में नहीं करना है। तो अब आप सोचोगे सर इसको थियरी में क्यों नहीं करना है? तो ये सिर्फ मुझे मेथड दिया है कि मैं एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सबको पता है मास का डेफिनेशन क्या होता है? बोलो मास का डेफिनेशन। Amount of matter proton plus Number neutron of present in a protons plus number of substance. neutrons. हाँ वो सही बात है बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएगा ही। मुझे सिर्फ मास का डेफिनेशन बताओ। मैंने आगे आपको सिखाया है व्हाट इज द Amount of matter. Amount of matter present in वेरी अमाउंट ऑफ नाइस, मैटर प्रेजेंट इन वेरी नाइस। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। तो यहाँ पे मैंने आगे एटम लिख दिया तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एटम, मतलब एटम में जो अमाउंट प्रेजेंट होता है वो उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। Yes, sir. चलो Yes. इतना सबको Yes. पता चला एटॉमिक मास। Yes. हाँ, Yes. अब एटॉमिक मास कैलकुलेशन उन लोगों ने कैसे किया? तो मैंने आपको आगे एक डेफिनेशन पढ़ाया था आइसोटॉप्स। चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप? आइसोटॉप्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। Same atomic number but different atomic masses are known as isotopes. वेरी नाइस, And atomic mass. तो आपको पता है कार्बन के कितने हैं? 3, याद करो। 12, Yes, sir. 13 and 14. 14। ये तो 13 आपने and शायद 10th में भी 14. पढ़ा होगा कि कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन Sir. के भी 3 है। हाइड्रोजन के 3 कौन से हैं? Yes, sir. 1H1, Protium, 1H2, deuterium, 1H3, tritium. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो मैंने क्या किया, ये जो कार्बन का 12 मास है ना, यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो मास होता है। मैंने आगे आपको पढ़ाया हुआ है कि ऊपर जो Yes. लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो मैंने किसके कंपैरिजन में एटम का मास ढूंढा? कार्बन 12 के कंपैरिजन में। तो ये मुझे एमसीक्यू में आ सकता है। सेकंड नंबर में एटॉमिक मास किससे कैलकुलेट होता है? तो उसके लिए मुझे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोप को। Spectroscope. उससे मुझे पता चलेगा उसका मास। बराबर। तो यहाँ पे जो लिखा है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे वो पता होना चाहिए कि उन लोगों ने किया क्या है। बराबर। मैंने जो आपको बोला वही चीजें लिखी है। ये मुझे थियरी में प्रिपेयर नहीं करना है, मतलब ऐसी थियरी नहीं आएगी एक्सप्लेन अबाउट एटॉमिक मास। समझ रहे हो? Yes, sir. ये कैलकुलेशन है। तो देखो यहाँ पे Yes, क्या sir. लिखा है? द एटॉमिक मास और द एटम मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो सबको पता है कि एटम बहुत छोटा होता है। अब छोटा होता है तो उसका मास हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो लिखा है यहाँ पे देखो, टुडे वी हैव स्पेक्ट्रो, मिला? बोलो क्या लिखा है? सोफिस्टिकेटेड Yes, टेक्निक। sir. Techniques. Spectro. बराबर, क्योंकि स्मॉल है। Spectrometry. हाँ नीचे आएगा, धीरे धीरे आएगा, सब स्पेक्ट्रोमेट्री वाला भी आएगा। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास। तो ये मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है कि अगर मुझे एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? या तो Spectrometry. यूज। क्लियर? Spectrometry. Yes. क्लियर ना? चलो अब उसमें ही नीचे क्या लिखा है पढ़ो। बट इन द 19th century scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental। मतलब पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते थे, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने इन्वेंशन किया
फिर एक को स्टेडी करके उसके कंपैरिजन में दूसरे का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। जैसे कि मैं सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास वेट मशीन नहीं है या तो मेरे पास हाइट वाला मशीन नहीं है। अगर मुझे क्लास में सभी लोगों का हाइट डिसाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, चलो आप क्या करोगे, बिना मेजरमेंट के मुझे डिसाइड करना है तो या तो आप सबसे सर, छोटे को ले लोगे या तो सबसे बड़े को ले लोगे, सबसे छोटे को लोगे या तो सबसे बड़े को लोगे। यस सर। क्लियर? तो अब आप सोचोगे कि क्यों मैंने डायरेक्ट कार्बन को ही सिलेक्ट किया। तो कार्बन के आगे कौन आता है, बोलो कार्बन के आगे क्या आता है? हाई, हेली, बेबो, बोरॉन। बोलो बोरॉन। कितना आता है? बोरोन। तो इनके तो आइसोटॉप्स है ही नहीं। आइसोटॉप्स मेरे स्टार्ट होते हैं यहां से, समझ रहे हो? यस सर। तो सर मैंने नहीं क्यों पता काट, चला। मतलब मैंने अभी आपको एक सिंपल चीज बताई कि मेरे पास हाइट ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा जो होगा उसको मैं ले लूंगा, उसकी कंपैरिजन में सबका हाइट में डिसाइड करूंगा कि इससे इतना बड़ा, इससे इतना बड़ा, इससे इतना बड़ा, इससे इतना बड़ा है। समझ रहे हो? यस सर। यस एक सर। सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में 3 बच्चे हैं, चलो हमें चीजें समझ के ही आगे जाना है। तो जो सबसे छोटा होगा उसका वो फर्स्ट नंबर देंगे, फिर उसके बाद में जो आएगा उसका सेकंड नंबर देंगे, फिर उसके बाद में आएगा उसका थर्ड नंबर देंगे। तो जब ये तीनों को मैं बोलूंगा तो सबसे बड़े वाला कौन होगा? जो फर्स्ट आया है वही बड़ा होगा ना। यस सर। यस हाँ, सर। तो वैसे तो 3 नंबर वाला बड़ा नहीं होता है, नंबर में तो 3 नंबर बड़ा होता है। तो क्यों हम फर्स्ट वाले को बड़ा लेते हैं? क्योंकि वो सबसे पहले आया था ना। हाँ। यस सर। हाँ, तो यहाँ इन लोगों के आइसोटॉप्स नहीं है। तो आइसोटॉप स्टार्ट कहाँ से होता है? कार्बन से। सर हाइड्रोजन का नहीं। यस सर। बेटा हाइड्रोजन का तो पोजीशन ही फिक्स नहीं है। पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ पे फिक्स है? वो तो दोनों के बीच में आता है। समझ रहे हो? दोनों के बीच में नहीं आता सर। है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम, बराबर। देखो तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास मेरा कितना होता है? 1। सर। बोला। यस सर। अब उसके रिलेटिव में मुझे Yes. दूसरे का भी कैलकुलेट करना है। मैंने बेस किसको ले लिया? कार्बन 12 को। यस सर। यस तो ये चीज भी मुझे कैलकुलेशन में यूज हो सकती है, एमसीक्यू में यूज हो सकता है कि किसका बेस लेके हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया। बोलो किसका बेस लिया? कार्बन 12। कार्बन। कार्बन कार्बन 12। 12। चलो यहाँ पे आगे वही चीज लिखी है, देखो कार्बन 12 इज द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड कार्बन 12 मास एक्सट्रीमली 12। अगर मेरे हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा था तो उसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो कार्बन 12 का कितना होता है? 12। 12 12. given relative to this standard 1 atomic mass of unit, 1 atomic mass of unit, तो उसका मास कितना होगा? तो 12 कार्बन जितना मास हो जाएगा। यस सर। यस। मतलब मुझे कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास, तो मैंने किसके रिलेटिव में कैलकुलेट किया? कार्बन 12। यस तो सर। कार्बन कार्बन 12 12। का जो मास था उसको मैंने 1 AMU ले लिया, यूनिट के लिए 1 AMU। जहां AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? ए का मतलब एटॉमिक, मास एम यूनिट। का मतलब मास, मास यूनिट। मास यू यूनिफाइड। का मतलब यूनिट, यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट।
Yes, sir. हाँ, तो अब उसका मतलब वो हुआ कि ये भी मुझे एमसीक्यू में आ सकता है कि 1 AMU, तो उसके ग्राम कितने होंगे? 1.66056 into 10⁻² -24. 1.66 into 10⁻² -24. अगर मैं इतना शॉर्टकट में याद रख लूं तो भी चलेगा, अगर पूरा याद रखना है तो यहाँ 0.6 है। क्लियर? Yes, sir. Yes, चलो, sir. अब हाइड्रोजन का मास कितना है? 1.67 into 10⁻² -24. तो कोई मुझे बताएगा ये किसका मास मैंने लिखा है? प्रोटॉन का लिखा है। बोलो क्यों प्रोटॉन का लिखा होगा? क्योंकि हाइड्रोजन में तो सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. अगर मुझे हाइड्रोजन का मास ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? बोलो हाइड्रोजन का मास मैं कैसे ढूंढूंगा? Sir, mass of hydrogen upon mass of carbon 12. हाँ, क्योंकि मैंने कार्बन के कंपैरिजन में ढूंढा है। लाइक मैं ऐसा एक लिख सकता हूं कि 1.66 into 10⁻² -24 ग्राम इक्वल टू 1 AMU। तो 1.67 into 10⁻² -24 ग्राम का कितना AMU होता है? क्लियर? Yes, sir. Sir, तो इसके डिवाइड में ये चला जाएगा। sir, हाँ बोलो। आपने जहाँ पे Sir. स्टार किया ना वहां से समझ नहीं आ रहा है। ये तो मेरा वैल्यू है, जो मुझे याद रखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है। तो 1.66056 into 10⁻² -24 Sir, मुझे वैल्यू याद रखना है। वो 12 कार्बन का है ना मतलब वैल्यू। हाँ, 12 कार्बन का वैल्यू है, जो कितना होता है? तो 1 AMU जितना होता है। क्लियर? यस सर। अब इतना ग्राम तो होता है कितना AMU? 1। तो हाइड्रोजन का वेट इतना है तो कितना AMU होगा? तो ये देखो यहाँ मुझे हाइड्रोजन का मिल गया 1.008। क्लियर? Yes. Yes, sir. वैसे ही अगर मुझे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है तो चलो ऑक्सीजन का कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? यही स्टेप आएगा। ऊपर में क्या Yes, लिखूंगा? sir. बोलो। Mass of oxygen upon डिवाइड बाय 1 AMU. 1.66056। 1 AM। तो ऑक्सीजन का भी मेरा आता है 15.995, मतलब ये कितना हो गया? 16 हो गया। Yes, sir. सर किसी भी एलिमेंट का मास कैसे पता रहेगा मतलब पहले से? कार्बन के कंपैरिजन में, और मुझे वो मास याद रखना है, याद रखना है। बराबर? लाइक मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ मैंने लिखा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो उसका एटॉमिक मास है 7। अब चलो मुझे कहां से पता चला कि 3 के ऊपर 7 आएगा? चलो लिथियम का मतलब क्या हुआ? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 3। 3. तो न्यूट्रॉन भी 3 होंगे ही। तो Yes, 3 sir. और 3 कितना हो गया? 6। तो किसी का डबल होता है और किसी का डबल से 1 या 2 ज्यादा होता है। जैसे कि कार्बन का 6 तो एटॉमिक मास कितना आएगा? 12। 12, ऑक्सीजन का 8 तो डबल कितना? 16, बराबर? सल्फर. हाइड्रोजन का 1 तो डबल कितना? डबल 1, कितना? 1 का 1 डबल ही। बोलो। 2. 1 का डबल होता है 2, बट 2 और 3 वाला रेडियो एक्टिव है, वो आगे जाके पढ़ने का आएगा। यहाँ 1.008 का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 1 ही होगा ना। Yes, जैसे sir. हीलियम है तो हीलियम का डबल हो जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन अकेला ही 1 है। बराबर? जैसे कि मैंने यहाँ सोडियम लिखा तो 11, तो बोलो यहाँ क्या हो सकता है? 23. डबल से ज्यादा। फिर से एक बार, मैंने लिखा नाइट्रोजन 7, तो या तो यहाँ 15 हो 14. सकता है या तो 14. 14 हो सकता है। क्लियर? यस सर। तो मतलब सर, मुझे पर- ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे एटॉमिक मास पता है। जैसे कि सल्फर का 16, तो बोलो कितना होगा? 32. 32। 32, डबल कर देना है।
मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Yes, sir. यस सर। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते ही है ना। Yes, sir. हाँ क्लियर? सर, तो पर जैसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसा पता चलेगा कौन सा साइंटिफिक नोटेशन? सर? जैसे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का 1.6736 हाँ है, हाँ हाँ तो वैसा किसी और एलिमेंट का कैसे पता चलेगा? ये हमें हाइड्रोजन का तो सिर्फ हमने यूज किया है, फिर यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का कैलकुलेशन बताया है नहीं। फिर जितनों का भी उन लोगों ने किया है ना, वो डायरेक्ट हमें याद रख लेना है। सभी के लिए हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर मुझे इसका करना है, चलो मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिखा, तो ऑक्सीजन में कितना मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है? बोलो क्यों 8 से करना है? सर क्योंकि उसका एटॉमिक हाँ 8 प्रोटॉन होंगे और 8 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और जब मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आता है वो भी 16 से मल्टीप्लाई होगा। तो 16 1 जा 16, आ गया मेरा आंसर 16। Yes, sir. यस सर। तो मुझे सभी के लिए ये नहीं करना है, समझ रहे हो? यस सर। मुझे सर सिर्फ, हाँ मुझे सिर्फ हाइड्रोजन का याद रख के उसके ऊपर से बाकी का लिख देना है। सर क्लियर ना? मतलब 1.0080 याद हाँ रख लिया तो सभी का आ जाएगा। हाँ और सर सभी क्लियर। का जो मतलब आंसर आएगा वो उनके एटॉमिक मास के सर आसपास ही मतलब होगा। ऐसा है ना कि आसपास। कोई भी एटम का ढूंढना हो कि ऑक्सीजन कार्बन, तो डिवाइड बाय कार्बन 12 कर देने का। बस 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 बस, अब आप समझ गए। मुझे ओके करना कुछ नहीं है, किसी का भी मुझे ढूंढना हो ना तो एएमयू वाले से डिवाइड कर देना है। ओके सर। क्लियर? यस सर। तो इसमें मुझे 3 चीजें एमसीक्यू में यूज होगी। अगर मैंने एमसीक्यू पूछा तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने कैंसिल कर दिया है तो ये मुझे नहीं पढ़ना है। फर्स्ट नंबर में किससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ? मास स्पेक्ट्रोमीटर। हाँ सेकंड नंबर में मैंने किसके रिलेशन में किया? कार्बन 12। कार्बन 12। Isotope. थर्ड नंबर में 1 एमयू इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं? 1.6056 into 10 to the power 24 gram. और एएमयू का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। Atomic mass unit. यूनिट। Atomic क्लियर? mass एटॉमिक unit. मास यूनिट मतलब एएमयू होता है। सबको पता चला बेटा? Yes यस sir. सर। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। यस चल, टीचर। अब मुझे उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? सर मतलब उसका 2 से हाफ सर जितनी भी बार रिजल्ट है उसका जो आजू टोटल बाजू के। करके डिवाइड कर देना है, बराबर ना? यस Yes सर। sir. हाँ तो ये सब मैंने क्या लिखा है कि कार्बन, तो कार्बन के आइसोटॉप्स कितने हैं? 3। यस Yes sir. 12 13 14 वो तो अभी मैंने आपको बताया। चलो Yes, sir. इसका एटॉमिक मास मैंने 12 वाले का 12 लिया, तो 13 वाले का 13 ही होगा, 14 वाले Yes, का sir. 14 Yes, ही होगा। sir. सपोज मुझे ये मिलता है Yes, sir. 98%, ये मुझे मिलता है 1.1%, ये मुझे मिलता है 2 into 10⁻⁻10%। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो तो मैं एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा? बोलो। क्या सर? सर पहले एवरेज निकालना, सर दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर तीनों का प्लस। इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसका Yes. मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा। रॉन्ग आंसर। पूछो क्यों रॉन्ग आंसर? ये मुझे किसमें दिया है? Percentage. परसेंटेज। Divided by 100 मतलब करना जो पड़ेगा ना। जो यूनिट मास है, एटम यूनिट मास, उनको ही हाँ। मतलब प्लस करके डिवाइड कर देना। चलो तो फर्स्ट वाला मेरा कितना है बोलो? 0.98892 ले लेंगे, उसको sir. मल्टीप्लाई करना है 12 से, प्लस दूसरे वाले का कितना है बोलो? 0.01108 0.1108, उसको मल्टीप्लाई करना है 13 से। Yes sir. पीछे वाला हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, बहुत लेस वैल्यू है। यस सर। समझ रहे हो?
सर हमने आगे पढ़ा हुआ ही है कि 0 0 का मतलब तो 0 ही हो जाता है ना। यस सर। प्लस बोलो, थर्ड वाले का क्या आएगा? 2 into 2 10 raised to 10 raised to minus 12. minus 12. इंटू इंटू क्या 14. करोगे? 14.00317. तो सर ये जो मेरा होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। समझ सर। रहे हो? आप बोलो। सर ये 0 में क्यों लिखा है आपने? 0.998। मैं आपको सीधा सीधा समझाओ। मैं ये सबको मल्टीप्लाई करो ना तो मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। बोलो डिवाइड बाय 100 क्यों करना पड़ेगा? Percentage में क्योंकि दिया वो relative में percentage जी बांट सर में दिया। परसेंटेज। तो मैंने क्या किया? मैंने इसको ही 100 से डिवाइड करके टोटल कर दिया। समझे? Yes sir. यस यस सर। सर। हाँ, तो ये जो मैंने वैल्यू लिखा है वो मेरा डायरेक्ट किस में हो गया? उसमें से परसेंटेज रिमूव हो गए। Yes sir. क्लियर? Yes sir. तो एवरेज निकालने का पता चलेगा कैसे एवरेज निकलता है। सर आपने 2 साइंटिफिक नोटेशन है उसको कैसे किया 100 कौन से? सा बेटा? कौन सा? ये सर हाँ ये मेरा C14 यस सर। ये मेरा था 2 into 10⁻10 डिवाइड बाय 100। तो हो गया ना 10⁻12। Yes sir. चला पता? सर फिर इसको कैलकुलेट करके हमको आंसर निकालना होता है, वो- उसका एवरेज निकाला तो। हाँ, तो ये सबका टोटल कर दो ना तो आपका आ जाएगा 12 पॉइंट। क्योंकि मैंने तीनों को ऐड किया तो डिवाइड बाय 3 तो मुझे करना पड़ेगा ना। सर 2 कितने होंगे? -13 या 12? -12। सर हाँ, सर ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। नहीं एवरेज नहीं पूछते ना, ये तो सबको आ जाएगा। जैसे कि मैं सीधा बता दूं, देखो यहाँ क्या लिखा है 12, फिर ये Yes. क्या लिखा है 13, फिर ये क्या लिखा है डिवाइड बाय 3। चलो कितने हो गए? करो तो 39/3। 39/3 का 13 13। तो सर यहाँ मतलब मेरा 12 क्यों आया? वैल्यू मिलेगी ना? हाँ, 12 क्यों आए मेरे? बोलो इधर। Because कार्बन वाला आइसोटोप का परसेंटेज सर- ज्यादा है। सर क्योंकि है ना हाँ। इनके पॉइंट्स में है ना एटॉमिक हाँ, मास। वो पॉइंट को हम ऐड कर देंगे तो हमारा एग्जैक्टली 12 आ जाएगा। चला पता? यस सर। Yes sir. यस सर। हाँ, तो अब इसका मैं यूज कहाँ पे कर सकता हूँ? इसका मैं यूज कहाँ पे करूंगा? देखो अभी हमारे काम की चीज आएगी। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट द मोलेक्युलर मास ऑफ कंपाउंड। चलो, मुझे मोलेक्युलर मास कैलकुलेट करना है जैसे कि मुझे H2O का करना है। चलो सबसे पहले मैं वहां आपको ये बता दूं, H का वैल्यू मुझे क्या लेना है? 1 1. नहीं, अगर मुझे एग्जैक्टली चाहिए तो 1.008। चलो कार्बन का 12.011, 12.0 ऑक्सीजन का तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 16 ही 16। निकाल दिया। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे चाहिए H2O का। चलो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलेक्युलर मास इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या लिखोगे? Atomic mass of hydrogen. हाइड्रोजन प्लस Atomic mass of oxygen. मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चलो सर- 2 कितना है हाइड्रोजन का? 1.008, 008। ऑक्सीजन का 16.00। चलो 2.016 प्लस 16 तो 18.016। 18.016। क्लियर? यस सर। सर चला पता? सर बोलो। ऑक्सीजन है ना उसका हाफ O2 नहीं होगा? हाफ O2 तो फिर
कहाँ से हाफ होगा? H2O में तो मेरा एक ही O है ना, तो यहाँ मैंने एक O का तो लिखा है। सर सर ऐसे कोई हाँ। एग्जांपल में अगर जो बड़ा नंबर आए तो कैलकुलेट कैसे करें? बड़ा नंबर मतलब बेटा? सर मतलब जैसे कि ये हाइड्रोजन तो 1 है तो वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ मैं दिखाता हूँ ना, देखो मैंने सेकंड नंबर में लिया C6H12O6, ये मैंने ग्लूकोज ले लिया। चलो ग्लूकोज का मैं कैसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बोलो? 6 into atomic mass of carbon. हाँ, मोलेक्युलर मास कैसे करोगे? यहाँ पे कार्बन को 6 से, हाइड्रोजन को 1 से, ऑक्सीजन को 6 से। चलो कार्बन का मितना कितना था? 12.01, Yes. हाइड्रोजन का 1.008, 1.008. ऑक्सीजन का कितना है? 16। 16 तो यहाँ मेरा हो जाएगा 72.066। 2.066. ऐसे ही कर सकते हैं हम। देखो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आगे तो Yes, जीरो आ जाता sir. है। Yes, sir. समझ रहे हो? Sir. मुझे कितना भी बड़ा ढूंढना हो, कितना भी बड़ा ढूंढना हो, देखो यहाँ पे मेरा 12 12. प्लस 096, क्यों Yes, मैंने sir. 096 लिखा? 12 into 12 8. is a 96। चलो इसका कितना हो जाएगा? 96. 96 करो टोटल, 6 और 6 12, 9 6 15 16, 1, 4, 6 0, 2 0 10, 1, हो गया। 18. चला Yes, पता? sir. यस सर। क्लियर ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो आज हमें थियरी में सिर्फ एक थियरी करना है, डाल्टन एटॉमिक वाला। बाकी जितना sir. भी है वो सब मुझे एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। सर बोलो बेटा। सर जो एग्जैक्टली पॉइंट में वो हमें याद करना पड़ेगा या फिर उसका भी कोई नहीं, मेथड? जब हम 12th में जाएंगे ना तो ये पीछे वाला कट हो जाएगा। जैसे कि कोई मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा ना, तो उसमें मुझे सिर्फ 180 ही याद रखना है। 180 के पीछे वाला मुझे कुछ याद नहीं रखना है। Means Sir, हम पर points आपने के जो- बाद वाले digit को ignore कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन में इग्नोर करेंगे तो ही फास्ट आंसर आएगा ना। सर ये सब एटॉमिक मास याद करना है। हाँ वो तो मैं करवा दूंगा ना, टेंशन क्यों करते हो? सिर्फ 7 का याद रखना है। 7 Sir. का याद रखोगे पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और जब भी ये मास वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ब्रैकेट में एटॉमिक मास दे देंगे, बट हमें याद रख लेना है, क्योंकि कोई कोई स्कूल में ना दिया तो फिर सर फंस जाओगे ना। हाँ बोलो। आप ऐसा बोल रहे थे कि वो डाल्टन वाला स्कूल की एग्जाम में हाँ वो थियरी में यूज होगा डाल्टन वाला। कोई भी स्कूल होगा, कोई भी स्कूल, डाल्टन वाला थियरी में यूज हो सकता है। तो क्लियर बेटा? ओके सर। Yes, सर sir. यस Yes, सर sir. सर तो मिलते हैं बेटा। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। बाय Bye, सर। इसका मैं पीडीएफ बाद में भेज देता हूँ। Yes, sir. ओके सर Okay. ओके।